तो दोस्तों, जब से डॉक्टर जयशंकर ने इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की तरह शपथ ली है, तब से ही उन्होंने इंडिया के रेपुटेशन और फॉरेन रिलेशनशिप्स के लिए कुछ ऐसे बहुत ही इनक्रेडिबल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जहां सारी दुनिया इंडिया को एक हाई और महंगे प्राइस पर क्रूड ऑयल खरीदने के लिए मजबूर कर रही थी, तो वहीं डॉक्टर जयशंकर ने हमें वेस्ट कंट्रीज के प्रेशर से बचाए रखा ताकि हम रशिया से डिस्काउंटेड रेट्स पर उनका क्रूड ऑयल खरीद सके, जिसने 2021 और 2022 में इंडिया में इन्फ्लेशन और महंगाई को काबू करने में बहुत ज्यादा हमारी मदद की थी। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? जहां एक तरफ सारी दुनिया रशिया या फिर यूक्रेन को सपोर्ट करने पर एक दूसरे से डिवाइड हो चुकी थी, तो वहीं इंडिया बड़ी स्ट्रेटेजिकली अपने सर्विसेज यूएसए को बेच पाया, और वो भी साइमल्टेनियसली तब जब हम रशिया से लो रेट्स पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, और वो भी काफी बड़े नंबर्स में कर रहे थे। पर तब भी ना ही यूएसए ने हमें कुछ बोला और ना ही रशिया ने हमें कुछ बोला। The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack. He's attacked a friendly country without any provocation. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité. While Beijing didn't openly support Moscow in its invasion of Ukraine, Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. तो इंडिया लिटरली वर्ल्ड ट्रेड के मामले में एक स्वीट स्पॉट पर था, जहां पे हमें दोनों साइड से फायदा हो रहा था और हमारे ऊपर एक भी सैंक्शन तक नहीं लगा। और ठीक ऐसे ही जहां इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया फिर से दो हिस्सों में बढ़ गई है, पर इंडिया अपनी डिप्लोमेसी की मदद से एक विन विन सिचुएशन में है, जहां एक तरफ इजराइल तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है और साथ ही इंडिया के रिलेशन अरब के साथ भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स पे चल रहे हैं आज के टाइम में। और 99% इंडियंस को ये वर्ल्ड डिप्लोमेसी के मामले की बातें यहीं तक पता होंगी, इसके आगे नहीं पता होगी। लेकिन दोस्तों, वो ये नहीं जानते कि इस डिप्लोमेटिक नॉन अलायंस स्ट्रेटजी ने हमें आज दुनिया के कुछ बहुत ही क्रिटिकल टाइम्स में ग्रोथ का एक गोल्डन इंस्ट्रूमेंट दिया है, जिसका नाम है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बारे में आपको बताऊं तो सितंबर 2023 की जो G20 समिट जो इंडिया में दिल्ली में हुई थी, उस समिट में इंडिया, यूएसए, यूएई, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन, ये सभी मेन पावर्स जो है दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपीज हैं, हम सभी ने एक साथ आकर एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जो इंडिया को ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर में ला देगा, बिल्कुल बीच में लाके खड़ा कर देगा। Global leaders announced a historic economic trade route. आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। And the upcoming economic corridor is being built as an alternative to China's BRI. और ये एग्रीमेंट इतना ज्यादा क्रूशियल और अहम है कि दुनिया भर के ग्लोबल लीडर्स जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान, बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ तक कि जो बाइडेन ने भी इस प्रोजेक्ट को बहुत बार वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बताया है। और दोस्तों, इस रूट में सब कुछ है, शिपिंग लेन से लेकर रेलवेज तक और यहाँ तक कि अंडर सी केबल्स और सोलर ग्रिड भी, और वो भी उन देशों से पास होते हुए जिनकी टोटल जीडीपी 47 ट्रिलियन यानी कि 47 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि दुनिया की टोटल जीडीपी का आधा कंट्रीब्यूट करते हैं। और दोस्तों, चेरी ऑन केक यानी कि सोने पे सुहागे की बात ये है कि परहैप्स चाइना की राइजिंग पावर को टैकल करने के लिए, चाइना को पीछे छोड़ने के लिए, चाइना को हराने के लिए ये हमारी बेस्ट और सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है। और दोस्तों, यही डॉक्टर जयशंकर और उनकी इंटरनेशनल रिलेशंस की डिप्लोमेटिक मास्टरी के सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक है, जिसने आज इंडिया को दुनिया के एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। तो आइए आज की इस वीडियो में हमें समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या, कैसे डॉक्टर जयशंकर की डिप्लोमेसी ने इसे बनाने में हमारी मदद की, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कॉरिडोर कैसे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और वर्ल्ड ट्रेड को फायदा करेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन और यूएसए इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, हम सभी को पता है। चाइना के बाद अगर आप देखें तो वेस्ट कंट्रीज में सबसे ज्यादा ट्रेड हम इन्हीं से करते हैं, और हमारे बीच होने वाले ट्रेड की टोटल वैल्यू 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा नंबर होता है। रुपए में देखें तो लगभग 8 लाख से 10 लाख करोड़ के आसपास नंबर पहुंचेगा। और अभी ये ट्रेड एक सिंगल शिपिंग रूट के थ्रू होता है, वो है रेड सी स्यूज कनाल रूट, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दरअसल दोस्तों, आप एक एग्जांपल से समझिए, आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर मुंबई में क्लॉथ मैन्युफैक्चरर यानी कि कपड़ा बनाने वाला अपने प्रोडक्ट्स को ग्रीस भेजना चाहता है, तो वो मुंबई के पोर्ट यानी कि जो वहां का बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनस जो है, वहां पे एक शिप में उस सामान को लोड कर देगा, और फिर वो शिप अरेबियन सी से जाते हुए रेड सी में एंटर हो जाएगी, जो फिर उसे बाल
अल मंडाब बे में लेके जाएगा और फिर जब उस बाब अल मंडाब बे को क्रॉस कर लेगी तो ये शिप बिजी स्यूज कनाल को क्रॉस करेगी और तब ये मेडिटेरेनियन सी में पहुंचकर आखिरकार जाके यूरोप पहुंचेगी। दोस्तों इस सफर को पूरा होने में लगभग 15 से 20 दिन का लंबा समय लगता है और सिमिलरली इंडिया के 65%, जी हाँ दोस्तों 65% क्रूड ऑयल इंपोर्ट इसी स्यूज कनाल के थ्रू होता है और यहाँ तक कि नॉर्थ अफ्रीका से होने वाले हमारे सारे ट्रेड्स का पूरा सपोर्ट भी इसी स्यूज कनाल पर डिपेंड करता है। और ये चीज इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसीलिए है, अगर कभी भी इस रूट को कभी भी कुछ हो जाता है तो हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे, एक्सपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा महंगे हो जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी पर इस चीज का एक बहुत ही बड़ा और ड्रास्टिक असर पड़ेगा। और अगर ये रूट कभी बंद हो गया तो शिप्स को इसके बजाय पूरे अफ्रीका को घूमकर केप ऑफ गुड होप पार करके इंडिया तक आना पड़ेगा, जो शिप्स के सफर में 8,900 किलोमीटर यानी कि 8900 किलोमीटर के डिस्टेंस को ऐड कर देगा और साथ ही ट्रैवल टाइम भी 15 से 20 दिन और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी वजह से इंडिया में बेसिक अमेनिटीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा आसमान छूने लगेगी। अब आप सोच रहे हो कि पिछले हम 150 सालों से लगभग 1864 में ये स्यूज कनाल ओपन हुई थी तो लगभग 160 साल होने को आए हैं और अब 160 साल से इसी स्यूज कनाल को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो आखिरकार अब अचानक से प्रॉब्लम कैसे बन सकती है। दोस्तों सबसे पहले तो एक एस्टिमेट के हिसाब से आज के वक्त में 2024 में दुनिया का 30% कंटेनर वॉल्यूम और इंटरनेशनल ट्रेड का 12% इस पर्टिकुलर इलाके से होता है, जिसका मतलब है कि इस छोटे से सिंगल चैनल में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है और जो इस चीज को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना देता है। और दोस्तों ये चीज खतरनाक तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा खराब बात यह है कि लगभग इस 190 किलोमीटर लंबे स्यूज कनाल में 80 किलोमीटर यानी कि 40% से भी ज्यादा सिंगल लेन है। तो अगर कभी भी कोई शिप इस इलाके में फंस जाती है या फिर यहाँ पे कोई माइनर सी बॉम्बिंग भी हो जाती है और यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है तो ये लेन काफी लंबे समय तक, ये कनाल काफी लंबे समय तक बंद हो जाएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2021 में जब एवरग्रीन नाम की एक शिप इसी लेन में फंस गई थी तो सिर्फ 6 दिनों में दुनिया का क्या हाल हो गया था। Now it's one of the world's most important shipping routes and it's blocked. A giant container ship wedged from bank to bank, blocking one of the world's most important shipping lanes. But this is no ordinary highway blockage. Nearly 19,000 ships pass through a year, more than 50 a day, carrying around 12% of the world's trade volume. Ever Given, which I'm sure you've been following, is 400 meters long, carrying 18,000 containers, and it's been wedged across the canal. और दोस्तों सिर्फ इस एक शिप की वजह से दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड का एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम अफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से सभी शिप्स में बहुत ज्यादा डिलेज हो गए। ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को बहुत बड़े लॉसेस हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने इंश्योरेंस प्रीमियम्स को क्लेम किया और इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी अपने आप में बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। और इन्हीं सब के रिजल्ट से दुनिया में एक टेम्परेरी ट्रेड क्राइसिस, एक टेम्परेरी शिपिंग क्राइसिस और दुनिया भर में चीजों की शॉर्टेज देखी गई थी। तो देख रहे हैं आप 6 दिनों के लिए एक शिप वहां पे थोड़े दिन के लिए फंस क्या गई, पूरे दुनिया में 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई जिसने ग्लोबल मार्केट्स को भी अफेक्ट किया था। इन शॉर्ट ये इलाका वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से एक बहुत ही छोटा कंजेस्टेड रूट है और सेकेंडली इस पर्टिकुलर इलाके में बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन रहती है, कोई ना कोई इन्वेजन या फिर जंग यहाँ पे हमेशा चली रही होती है और इसका भी एक क्लासिक एग्जांपल है रेड सी कॉन्फ्लिक्ट। The war in Gaza has spilled over into the Red Sea with the Houthis attacking commercial vessels in the globally critical waterway. حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. Iran is not doing anything. Hezbollah is not retaliating, but Yemen's Houthis are doing a lot. और अगर आपको हमारा एग्जांपल याद हो तो इसी रेड सी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ये रूट ब्लॉक होने की वजह से शिप्स को फिर से केप ऑफ गुड होप को पार करके अफ्रीका को पार करके यूरोप जाना पड़ता है, जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट और टाइम दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ गए। और दोस्तों ऐसे ही सिर्फ एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया भर के शिपिंग कॉस्ट को 40 से 50% तक ज्यादा इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। और इसी वजह से शिपिंग टाइम्स को 20 दिन से ज्यादा के डिलेज, जहां 15 से 20 दिन में नॉर्मली शिप वहां पहुंच जाती है, वही शिपिंग टाइम बढ़कर 35 से 40 दिन हो गया, जिसकी वजह से ज्यादा डिलेज होने लगे, जिसने इंश्योरेंस प्रीमियम्स को 15 से 20% तक का हाइक दिया, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स डाउन चले गए। और दोस्तों यही छोटी सी चीज इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और ये एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आखिरकार एक और इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब भी कोई शिप स्यूज कनाल के थ्रू पास होकर जाती है तो उन्हें इजिप्ट को $4 लाख से $7 लाख यानी कि 3 करोड़ से 6 करोड़ रुपए तक एज अ टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि रोड पर आप टोल टैक्स देते हैं, वैसे ये बड़ी बड़ी शिप्स इन्हें टोल टैक्स देते हैं, जिसकी
जिसकी वजह से शिपिंग और साथ ही ट्रेड और व्यापार का जो कॉस्ट है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों यही स्यूज कनाल रूट से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स है। पर अब सवाल उठता है कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। हम टेररिस्ट या फिर आतंकवादियों को तो रोक नहीं सकते और ना ही हम जियोपॉलिटिक्स को ये कह सकते हैं, किसी देश को ये कह सकते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल करो, ऐसा कोई लड़ाई मत करो। और हमारे पास जो इकलौता ऑल्टरनेट रूट है वो इस सफर में 8,900 किलोमीटर के डिस्टेंस को बढ़ा ही देगा। दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्टली इस पूरी सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या निकलेगा? दोस्तों ये सुनने में चाहे जितना भी शॉकिंग और चाहे जितना भी हैरान करने वाला क्यों ना लगे, पर पूरी दुनिया इसी सिचुएशन में पिछले 150 सालों से लगातार फंसी हुई है और अभी तक इस चीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं खोजा गया है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि हम आगे जाके क्या अलग कर सकते हैं जिससे सिचुएशन आगे जाके बदल सके। तो दोस्तों यही कारण है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे कहते हैं इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे इंडिया, यूएसए, यूरोप और अरब नेशंस ने मिलकर एक साथ प्रपोज किया है। तो दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि इस कॉरिडोर में इतना खास क्या है जो ये अभी जाकर हमारे 150 साल पुरानी प्रॉब्लम को एकदम से सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों ये समझने के लिए एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। तो पहले की तरह ही मान लीजिए मुंबई का एक ट्रेडर या व्यापारी है जो अपने प्रोडक्ट्स यानी अपने कपड़ों को मुंबई से यूरोप भेजना चाहता है, पर रेड सी वाले स्यूज कनाल के रूट को कुछ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या फिर वहां पे कोई टेररिस्ट एक्ट हो रहे हैं या फिर वहां पे मान लीजिए कोई शिप फंस गई है जिसकी वजह से वो उसे यूज नहीं कर पा रहा है। पर इस बार केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका को पार करने के बजाय इस बार इस ट्रेडर के पास एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव रूट है और वो है IMEC या फिर इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो बेसिकली IMEC के दो मेन पार्ट्स हैं, दो मेन लेग्स हैं, एक ईस्टर्न लेग और एक वेस्टर्न लेग। ईस्टर्न लेग में वो ट्रेडर सिंपली किसी भी इंडियन पोर्ट जैसे कि मुंड्रा जो कि गुजरात में है या फिर मुंबई पोर्ट का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को एक शिप पर लोड करके भेज देगा और अब ये शिप इस ट्रेडर का सामान लेके अरेबियन सी को पार करके मिडल ईस्ट यानी कि जो दुबई या फिर सऊदी अरब का कोई पोर्ट है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए यूएई का जबल अली पोर्ट है, वहां पर लेकर जाएगा, वहां पे उस सामान को अनलोड कर देगा। और दोस्तों अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। अब इस जबल अली पोर्ट जो कि यूएई की दुबई में मौजूद है, यहाँ से गुड्स और सामान को एक हाई स्पीड रेलवे ट्रेन का इस्तेमाल करके शिफ्ट किया जाएगा, जो इस सामान को जबल अली पोर्ट से लेकर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और सारे अरब देशों को पार करते हुए मेडिटेरेनियन के कोस्ट पर मौजूद इजराइल के हाइफा पोर्ट तक लेकर जाएगा और फिर वहां से कॉरिडोर के वेस्टर्न लेग में हाइफा पोर्ट में इन कंटेनर्स को फिर से एक शिप में लोड करके इन्हें यूरोपियन यूनियन के अलग अलग यूरोपियन पोर्ट्स तक लेकर जाया जाएगा और यहां से फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे जितने भी देश हैं जहां पे सामान इनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाएगा जहां भी आप भेजना चाहते हो। और दोस्तों अभी तो ये सिर्फ यूरोप के लिए है, आगे जाकर इसी में नॉर्थ अफ्रीका भी ऐड हो जाएगा। दोस्तों क्या आप यहाँ पे समझ पा रहे हो यहाँ पे कितनी बड़ी बात है? हम यहाँ पे एक 150 साल पुराने बॉटल नेक को तोड़ रहे हैं, 150 साल पुरानी प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हैं जो ट्रेड को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देगा। लेकिन उससे भी जरूरी ये बात है कि इजराइल और अरब देशों के बीच इतने अच्छे रिलेशंस उनकी हिस्ट्री में आज तक पिछले 1000 सालों में कभी भी नहीं रहे। और दोस्तों ये रूट इतना ज्यादा क्रूशियल है कि हमें 3 बहुत ही इनक्रेडिबल सुपर पावर्स दे देता है। सबसे पहले तो इस स्यूज कनाल पर हमारी डिपेंडेंस को काफी ज्यादा कम कर देगा। दूसरा कि ये रूट नॉर्मल शिपिंग रूट से 40 से 45% ज्यादा तेज यानी कि ज्यादा फास्ट है, क्योंकि जो हाई स्पीड मालगाड़ियां होती हैं, फाइट ट्रेन होती हैं, वो 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल करेंगी, जो शिप्स के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा तेज है। तो ये रूट स्यूज कनाल के मुकाबले हमारे लिए 30% सस्ता और 40% तेज भी है। और चेरी ऑन केक ये है कि ये रूट यूरोप, यूएस और अरब कंट्रीज से हमारे रिलेशंस को बहुत ज्यादा मजबूत कर देगा। तो क्या आप यहाँ इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि जहां एक तरफ रशिया के साथ हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, रशिया से हम आज भी लगातार ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल लिए जा रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ यूरोप और यूएसए दोनों ही हमारे साथ इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट डील साइन कर रहे हैं। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी हमारी दोस्ती इजरायली और अरब दोनों ही देशों के साथ काफी ज्यादा अच्छी बनी हुई है और वो भी हमारी ये दोस्ती इस एक्सटेंट तक मजबूत है कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे रेवोल्यूशनरी और इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को बना रहे हैं एक साथ मिलकर। तो दोस्तों आज के इस जंग के माहौल में ये बहुत ही अनकॉमन और इंटरेस्टिंग बात है और यही पावर होती है कॉन्फ्लिक्ट और जंग के सिचुएशंस में भी अच्छे और डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने की। और उनके सभी अचीवमेंट में से डॉक्टर जयशंकर की ये अचीवमेंट सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। और दोस्तों अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। आप जिस मैप को देख रहे हैं, ये सभी लंबी लाइनें जो आपको दिख रही हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि डेटा केबल्स हैं जो पूरी दुनिया को एक साथ इंटरनेट से जोड़ती हैं। और हर एक देश जहां आज इंटरनेट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वास्ट नेटवर्क ऑफ केबल से एक साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ कनेक्ट हुआ है। अब आप मान लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त के पास एक इंस्टाग्राम रील शेयर करते हैं जो अभी यूएसए यानी कि अमेरिका में मौजूद है। अब टिपिकली ये डाटा एक सीरीज ऑफ केबल के थ्रू ट्रेवल करेगा, जो सबसे पहले तो आपके डिवाइस से शुरू होकर डेटा पैकेट्स के रूप में बदल जाएगा और फिर यही डेटा जो है वीडियो या फिर टेक्स्ट इमेज जो आप जो भी भेजेंगे, वही चीज डेटा पैकेट्स के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर इन्हीं केबल्स के थ्रू सबसे एफिशिएंट और तेज केबल्स के थ्रू ट्रेवल करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। अब ये डेटा पैकेट समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर का सफर पूरा करके आपके दोस्त के फोन तक कुछ ही मिलीसेकंड में पहुंच जाता है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, बल्कि डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस
स्ट्रीमिंग सर्विसेज और बहुत कुछ, जैसे कि मिलिट्री भी इसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज करती है। और एक केबल का नेटवर्क इतना ज्यादा जरूरी है कि हमारा 95%, जी हाँ 95% कम्युनिकेशन डेटा इन्हीं केबल्स के थ्रू फ्लो करता है। तो अगर कोई भी इन केबल्स को काट दे तो उस पर्टिकुलर कंट्री या फिर उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से इंटरनेट या तो वो खो देगा या तो वो इंटरनेट कैपेबिलिटी में 90% तक ड्रॉप हो जाएगा। और जैसे रेड सी दुनिया का एक ट्रेड चेक पॉइंट बना हुआ है, ठीक वैसे ही यही रूट दुनिया का अंडर सी केबल डेटा पॉइंट का भी एक चोक पॉइंट है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि जैसे हूती रेबल्स ने बब अल मंडाब बे में कार्गो शिप्स पर अटैक किया था, ठीक वैसे ही इन्होंने मार्च 2024 में इन्हीं अंडर सी केबल्स पर अटैक करके बहुत सी केबल्स को डैमेज कर दिया था। और वो होने के बाद ये सब हुआ। Cable warfare is raging, posing a grave threat to global communication. 3 undersea cables in the Red Sea have been cut. As a result, global internet and telecommunication traffic of Asia, including India, Europe and the Middle East, has been rerouted. The Red Sea is the chief target for Yemen's rebel. और दोस्तों मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक बहुत ही फेमस सेइंग कही जाती है कि अगर आप एक सोल्जर को सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्लाइंड यानी अंधा कर दो तो आप उसकी जिंदगी का कंट्रोल ले सकते हो, और अगर एक नेशन को 24 घंटे के लिए ब्लाइंड कर दो तो आप उस नेशन का भी कंट्रोल ले सकते हो। और ये डेटा केबल्स वही रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके हमारे दुश्मन या टेररिस्ट जो हैं हमें चोक कर सकते हैं, जिससे कोई भी देश अगर सिर्फ 24 घंटे के लिए हमें ब्लाइंड कर दे तो वो बड़ी ही आसानी से हमारा कंट्रोल ले सकता है। तो इन शॉर्ट हमें इस डेटा केबल चेक पॉइंट को किसी भी तरीके से बचाना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। पर अब सवाल उठता है कि हम इन सब मामलों में क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या एक्शन ले सकते हैं। और दोस्तों ठीक इसी जगह पर यूएसए और चाइना के बीच अंडरसी केबल्स के नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए एक जंग चल रही है। अगर आपको बताऊं तो अभी करंटली ज्यादातर अंडरसी केबल्स का कंट्रोल जो है अमेरिकन कंपनीज के पास है, पर पिछले कुछ 10 सालों में चाइना भी अपनी खुद की अंडरसी केबल्स बिछाए ही जा रहा है, लगातार इस नंबर को बढ़ाया ही जा रहा है, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को अपने खुद के केबल से कनेक्ट कर रहा है। और इनफैक्ट 2025 तक चाइना एम कर रहा है कि वो इस अंडरसी डेटा केबल के मार्केट में 60% तक के मार्केट शेयर को कंट्रीब्यूट करे। और दोस्तों अगर आप ये मैप देखो तो एचएमएन टेक नाम की एक चाइनीज कंपनी है जिनके अंडरसी केबल्स अफ्रीका, साउथ अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका और यहाँ तक कि दूसरे यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी कनेक्ट कर रहे हैं। और सोलर पैनल्स और लिथियम बैटरीज की तरह अगर हम यहाँ भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हम लिटरली अपनी लाइफलाइन अपने ही राइवल देश के हाथ में दे रहे हैं। और यहाँ इंडिया इसी कारण से इसी सिचुएशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, और यही कारण है कि आईएमएसी में एक ऐसा प्लान मौजूद है जिसका नाम है ट्रांस यूरोप एशिया केबल सिस्टम। ये एक 20,000 किलोमीटर लंबा केबल नेटवर्क है जो इंडिया के मुंबई से शुरू होकर फ्रांस के मार्सेलेज तक जाएगा और इसी बीच में बहुत सारे डेस्टिनेशंस को एक साथ कनेक्ट करेगा। और ठीक जैसे आईएमएसी ने स्यूज कनाल के ट्रेड रूट को अवॉइड किया था, वैसे ये सबमरीन केबल भी इस मैरीटाइम चोक पॉइंट को अवॉइड करते हुए यूएई और सऊदी अरेबिया में अंडरग्राउंड केबल अंडरग्राउंड होकर जाएगी, यानी कि जमीन के नीचे से लेके चले जाएंगे इसे, फिर सऊदी अरेबिया को पार करने का इसे मेडिटेरियन सी के अंदर ले जाएंगे। और दोस्तों ये दूसरा रिस्क है जो आईएमएसी की मदद से इंडिया अवॉइड कर पाएगा। और लास्टली एक और चीज है जिसे कहते हैं इंटरकनेक्टेड सोलर ग्रिड और हाइड्रोजन कॉरिडोर। और क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही डिटेल और बहुत ज्यादा लेंथी है तो हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में अगले किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको इनका एक पर्टिकुलर वीडियो देखना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से इस वीडियो में वैसे ही बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है। और दोस्तों लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको इनकी इंपॉर्टेंस बताएं तो ये इंटरकनेक्टेड सोलर ग्रिड और हाइड्रोजन कॉरिडोर की मदद से हमें वर्ल्ड एनर्जी के मामले में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको और भी तेजी से अडॉप्ट करने में मदद मिलेगी, और साथ ही हम इसे जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे जो कि बहुत ही एफिशिएंट भी होगा। और दोस्तों ठीक ऐसे ही इंडिया की डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक्स की वजह से हमारे पास स्यूज कनाल को बाईपास करने की सुपर पावर आ जाएगी, जो हमारे शिपिंग कॉस्ट को 30% तक कम करने के साथ साथ शिपिंग टाइम को भी 40% तक कम कर देगी। और साथ ही हमारे डेटा केबल्स को भी प्रोटेक्ट करते हुए सबसे जरूरी तौर पर हमें वेस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड के एक स्वीट पॉइंट पर ला देगी, एक स्वीट स्पॉट पर ला देगी जो अभी तक चाइना वहां पे नहीं पहुंच पाया है। जहां एक तरफ रशिया से हमारी दोस्ती आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी 5 साल पहले या 10 साल पहले मजबूत हुआ करती थी। और दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस और इवेंट्स में यही डिप्लोमेसी की असली पावर होती है जो आपको लंबे वक्त में पता चलती है। और दोस्तों ये सिचुएशन हमें सिर्फ एक ही बात समझाती है कि जब तक लड़ाई आपके साथ ना हो या फिर आपके बैकयार्ड में ना हो रही हो तब तक उस लड़ाई में कभी भी मत कूदो। क्योंकि अगर आज रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया जल्दी जल्दी करके अपने दोस्ती के नाम पे रशिया को जल्दी जल्दी सपोर्ट कर देता तो आज अमेरिका और यूरोपियन नेशंस हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देते और जिससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता। पर हमने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया और आज इस डिप्लोमेटिक पोजीशन पर है कि हम दोनों ही तरफ के देशों से बिना रोक टोक के ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आप इस टॉपिक और इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।